कराची में 500 इमारतें गिराना एक नए बहरान को दावत दे सकता है, लेकिन मास्टर प्लान के खिलाफ इन इमारतों की इजाजत किसने और क्यों दी? सूबे पर हुक्मरानी करने वाली जमातें अपने गिरेबान में भी झांकें। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी जैसा अहम मामला पहले ही लटका हुआ है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन गया। हुकूमत चाहे या ना चाहे ऑपोजिशन की मदद तो लेना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अब्दुल्लाह हुमा के साथ। यस, आपको पता है कि एट टाइम्स हम अपने सियासी लीडरान से वो बातें सुन लेते हैं जिस पे हम हैरान रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या इनको नहीं पता कि इन्हें क्या किया और ऐसी बातें इन्होंने कर कैसी थी। अभी फिलहाल इस वक्त हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, आपको जल्दी से पहले तो बता दें कि कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं, मुसाफिर जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और मरीज सर्दी में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए 9 घंटे। अंदाजा करें, वन साइड ऑफ द पिक्चर है जो आपने देख ली, सुन लिया। दूसरी जानिब वजीर रेलवे शेख रशीद क्या फरमा रहे हैं, ये भी गौर से सुनने वाली बात है। फौज के बाद अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा है तो वो रेलवे है, और जितनी अच्छी फौज कमांड एंड कंट्रोल में चल रही है, इंशाल्लाह रेलवे चलेगी। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। Did he actually say that? अब मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि गलत क्लिप चल गया है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोबारा से आप सुन लें। सीरियसली मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है, एक दोबारा से कर लेते हैं। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे साथ एक डिलेमा है कि जो हमारा अपना काम होता है ना वो हम करेंगे नहीं, और जो दूसरे का काम है ना वो हमसे बेहतर और हमसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता, और उसको करने के दावे हम इतने बुलंद। भाई मिसाइल बनाना तो पाकिस्तान रेलवे का काम नहीं है ना, नहीं तो हम बनाएंगे। हाँ, लेकिन जो हमारा काम है मुसाफिरों को वक्त पे पहुंचाना, उसमें हम 9 घंटे ताख़ीर और उसमें हमने बात भी नहीं करनी, छोड़ दो उस चीज को। अच्छा, शेख साहब हमें बड़े पसंद हैं और बड़ी हमारी अच्छी उनके साथ गप्पे भी लगती हैं, लेकिन शेख साहब थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो गई, तो लिहाजा ये जरा आप चेक कर लिया करें, क्योंकि बाकी आवाम तो बैठी हुई है, सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है, और हम तो इधर दिखाने के लिए बैठे ही हुए हैं। तो ये कुछ मैच नहीं किया। वो बेचारे जो पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे बेचारे, जो 9 घंटे एक सर्दी की जगह पे बैठे रहे हैं बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, उनका भी सोच लें। वो सोच रहे होंगे मिसाइल बनाने में अमला जरा बिजी है और इसलिए ट्रेन का चुप कर जाना चाहिए। खैर एनीवे, चलें अब हम मजीद कुछ नहीं अच्छा, कराची में आपको पता है ओवर द वीकेंड एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, फिर वो इशू सॉर्ट आउट भी हुआ, और अभी भी बाज लोगों का इशू है सॉर्ट आउट नहीं हो सका क्योंकि शादी हॉल्स की बुकिंग्स थी। फिर वो ऑर्डर आ गया कि जी शादी हॉल्स वाले हड़ताल कर रहे हैं, शादी हॉल गिराए जाएंगे। देयर वाज अ केओस। आज मंडे का भी मुझे कोई बता रहा था कि किसी का वलीमा है और उसमें फिर बुकिंग का कोई मसला हो गया है, वो हॉल गिरने वाला है। सो पीपल आर सफरिंग, क्योंकि ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक पैक्ड शादी सीजन होता है। एक साल पहले बुकिंग्स हुई भी होती हैं, क्योंकि जाहिर है उसके अलावा बुकिंग्स मिलती नहीं। लेकिन जिनके इवेंट्स थोड़े से मुतासिर हो गए इस वजह से, तो मैं आपको यही कहूँ कि एडवेंचर है। आपको पता है कि शादी इटसेल्फ एक एडवेंचर होता है, 2-4 चीज़ें इस तरह भी हो जाएं तो बर्दाश्त कर लें। ये तो चलें, आपको पता है कि ये तो बड़ी ही अजीब व गरीब चीज़ है जहाँ शादी हॉल्स भी गिरा दिए जाए। मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि मेरे भाई की जब शादी थी आज से 10 साल पहले इस्लामाबाद में, अच्छे खासे उसकी पूरे अरेंजमेंट हुई थी, और फिर तूफ़ानी बारिशें शुरू हो गई। तो जब ऐसी चीज़ें नहीं होती तो फिर भी कुछ कभी कभार नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, और फिर हमने घर में पूरा फंक्शन करना पड़ा बिकॉज पानी इतना खड़ा हो गया था। अच्छा, किसने वो कहावत सुनी है कि जो बच्चा पतीली की खुरचन खाता है ना, पर्टिकुलरली खीर से, उसकी शादी पे बारिश होती है। तो हम सारों की शादियों पे बारिश होनी चाहिए। किसने वो मज़ेदार चीज़ नहीं खाई, ज़रा प्लीज़ हमें लिख के भेजें। अच्छा, आपको पता है वी डाइग्रेस और हम बहुत सी और गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि हम ये शादी हॉलों की बात कर रहे थे तो उसके साथ साथ जुड़ी और भी कुछ बातें हैं। आपको बताएं कि कराची में सैकड़ों इमारतें गिराने पर आए तो माशी अफरा तफरी फैल जाएगी। यही तो हम भी कह रहे हैं, बड़ा बहरान आएगा। सिंध हुकूमत के खदशात दुरुस्त सही, लेकिन इस बिगाड़ में अपना किरदार भी तस्लीम कर लेना चाहिए।
शहर की जो आज हालत है इसमें बड़ा हाथ खुद पीपल्स पार्टी और MQM का है, जो हुकूमतों में भी अरसे तक एक दूसरे के इत्तेहादी भी रहे हैं। चाइना कटिंग के इल्ज़ाम तो MQM के रहनुमा खुद एक दूसरे पर लगाते रहे हैं और अब 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शहर को 40 साल पहले वाली पोजीशन में बहाल करने का हुक्म भी दिया है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और वज़ीर बल्दियात ने साफ कहा कि ओहदा छोड़ देंगे लेकिन वो रिहायशी इमारतें नहीं तोड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर उस नोटिस को विड्रॉ करने के अहकाम दिए हैं और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस नोटिस को विड्रॉ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये वजाहत नहीं है, बिल्कुल ये इस तरह क्लियर कोई डायरेक्शंस नहीं है कि हम इन तमाम इमारतों को तोड़ दें या जिनका जिक्र उस नोटिस में किया गया है उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे इकदाम की कोई हिदायत की गई हो। हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करके एक वक्त ले लें और ये मसला हल करा लें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 500 इमारतें गिराने पर अमल दरामद रोका जाए और सिंध हुकूमत इमारतें गिराने पर नजरसानी की अपील दायर करे। लोगों की खून पसीने की कमाई है, वो जिसने बिल्डर ने बनाया वो 3 दफा बेच के जा चुका है। जहां तक मेयर का ताल्लुक है, हम नहीं करेंगे ये काम। सिंध गवर्नमेंट से कहूंगा कि वो रिव्यू में जाएं। जो बिल्डिंग्स जिनका जिक्र किया जा रहा है ये इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में नहीं आते, ये लैंड यूज इसका चेंज किया गया है। और आपको बताएं कि सारे मामले में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ महज सियासी है। शहर को इस हालत में पहुंचाने में पीपल्स पार्टी का भी हाथ रहा है, अपोजिशन भी यही कह रही है। यहाँ पे तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 बिल्डिंगें गिरा दो। यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि शादी हालों को तोड़ दिया जाएगा। ये सारा तमाशा जो 2 दिन कल टीवी में चलता रहा, वो तमाशा बेसिकली अपने बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं, चीफ जस्टिस साहब, इनको भी पकड़े सबसे पहले, जिन्होंने ये सारा काम किया है, जो ये ज़िम्मेदार हैं शहर की बर्बादी के लिए। और सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र मंजूर काका 2008 से 2015 तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, जो कि कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद बआसानी कनाडा फरार होने में कामयाब हुए। कनाडा में मंजूर काका के 5 अरब के असासे बताए जाते हैं, मगर इनसे और मुल्क में मौजूद इनके सरपरस्तों से पूछने वाला कोई नज़र नहीं आता। और इसमें कौन सफ़र कर रहा है? आम आवाम, जिन्होंने बिल्डरों से वो फ्लैट, वो अपार्टमेंट्स, वो दुकानें, वो प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हो या फिर ये बिल्डिंग्स हो। बात दरअसल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक कॉमन मैन, एक आम आदमी सफर कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा चुका होता है। और फिर वो इंसान जो 5 अरब के असासे आप बता रहे हैं, चले हम स्पेक्युलेट नहीं करेंगे, जो भी आप कनाडा में ले गए हैं जिनका नाम भी काका हो, मतलब कि हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू स्लीप एट नाइट थिंकिंग कि आपने किस तरह लोगों को लूटा है और कितना धोखा किया है बेसिकली। बट एनीवे फॉरगेट दैट, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच हमारा इंतजार करती हैं, उनकी तरफ जाते हैं। नाज साहब, सबसे पहले तो आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि तामीरात गैर कानूनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत क्यों चाहती है आखिर कि इन तामीरात के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एज इन गवर्नमेंट्स? मैं समझती हूँ जब तक कोई अल्टरनेट उनके लिए कोई हिकमत अमली तय नहीं होती, हम समझते हैं कि इंसानी ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा उन लोगों का। और ये हमारी यही दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, हमारी अदालतों से भी यही दरख्वास्त है, हम रिक्वेस्ट सकते हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लोगों का जो है जितना हम ख्याल रख सकें उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करें। क्योंकि आपको पता है कराची जो है 1950 से अगर हम कंपेयर करते हैं या 1947 से कंपेयर करते हैं तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 1950 में तो शायद लाखों के करीब आबादी होगी कराची की, और मुश्किल से शायद 4-3-5 लाख से ऊपर तो नहीं होगी जहाँ तक अंदाज़ा है। अब तो करोड़ों की आबादी हो चुकी है। अब कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ तक जो है एक एस्टिमेट के मुताबिक तजावज़ कर चुकी है। सेंसस के मुताबिक 2 करोड़ तक आबादी कराची की है। तो उस आबादी को ज़ाहिर रहाइश के लिए घर भी चाहिए। तो ये अच्छा, और ये मुख्तलिफ़ अदवार में इमारतें बनी हैं, क्योंकि देखा जाए तो 80 की दहाई में ज़ियाउल हक का भी दौर आया और उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ़ अदवार आए, फिर परवेज़ मुशर्रफ का भी दौर आया, पीपल्स पार्टी का दौर आया। मुख्तलिफ़ दौरे हुकूमत के दौरान जो है लोगों ने अपने रहाइश के लिए वहाँ पर इमारतें तामीर की।
अच्छा नाज़ साहिबा, आपने बड़ी अच्छी तरह समझा भी दिया, लेकिन ये तो आप आदादोशुमार और कितनी आबादी बढ़ी है, लेकिन जवाब हमें मिला नहीं जो हमने आपसे पूछा था। आप ये बताएं कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, दूसरी जानिब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसका दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है आपके ख्याल में? हुकूमत अदालत से क्या रियायत चाहती है? पूरी दुनिया भर में किसी भी कंट्री में किसी भी शहर को अगर हम आज के दौर में ये सोचें कि उसको 50 साल पीछे हम लेकर चले जाएं डेवलपमेंट के लिहाज से, तो मैं समझती हूँ कि ये एक ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ तो नहीं है। और इस पर यही मैं कह सकती हूँ कि ये कोई रिफ्ट नहीं है, इसमें कोई जंग नहीं है, ये एक हमारी सोच है। ये एक अवाम जो है, आप देख रहे हैं कि जब ये डिमोलिश करने लगते हैं तो फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं और माएँ बहनें बच्चे जो रह रहे हैं उनको मैं समझती हूँ एकदम से शेल्टरलेस कर देना, होमलेस कर देना, ये एक बड़ा फिर मुश्किल एक सिचुएशन है, जिससे मैं समझती हूँ कि हम अदालतों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं और अदालतें भी हमारी हैं, इसी कौम की हैं। और मैं समझती हूँ कि अदालतें अवाम के साथ खड़ी होंगी और अदालतें हमारे साथ खड़ी होंगी इंशाल्लाह, और कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने में हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह करे कि लोगों को परेशानी का सामना पड़े। अभी तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इमारतें बनी हैं और हुकूमत की मंजूरी से ही बनी हैं। ये बताइएगा नाज़ साहिबा कि मंजूर काका का मामला हो या कुछ और केसेस, पीपल्स पार्टी के बड़ों का नाम बराह रास्त लैंड माफिया के साथ आता रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसी मुहिम के अगले मरहले में पीपी रहनुमाओं को भी तफ्तीश करती है तो क्या करेंगे आप लोग? देखें, बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी शेल्टर दे रही हो तो फिर तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शेल्टर नहीं दिया किसी भी ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले शख्स को। अगर आप गैर कानूनी तजावज़ात की बात करें, लैंड ग्रैबिंग की बात करें, तो उसमें हालिया दिनों में PTI के अपने सिंध में बैठे हुए MPA का नाम बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है उस चीज़ में। तो ये पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन नहीं, मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है। कोई भी अगर जुर्म हो तो उसका ताल्लुक एक फर्द से तो हो सकता है, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी लपेट में लाना इनकी ये दुरुस्त बात नहीं है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया नाज़ बलोच साहिबा, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया, लेकिन जाहिर है उन लोगों को आंसरेबल ज़रूर होना चाहिए जिनकी मंजूरी से ये इमारतें बनी हैं। एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी जिसने पैसे एक रुपया जोड़कर कोई अपार्टमेंट ख़रीदा है, कोई ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा है, कोई दुकान ख़रीदी है जिसमें वो कारोबार करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका कसूर नहीं होता, उसका बिल्कुल कसूर नहीं है। और वो एक हद तक इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता कि ये जायज है या नाजायज। जो भी डिसीजन ली जाए, व्हाटएवर फ्यूचर लाहे अमल जो भी होगा, उसमें उन लोगों को जरूर माइंड में रखा जाए कि वो किधर जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है, हाँ, दिस इज एक्साइटिंग। और वैसे तो वालिदैन और वालिदैन के बाद फिर असातिज़ा जो होते हैं, दे लाइक शैडोज, साया होते हैं, और अगर किसी उस्ताद का नाम ही साया हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन तो पहले करा दिया, लेकिन मैं बता दूं हम बात क्या कर रहे हैं। आपको जल्दी से बताएं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और ये कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम का निगरान और मोतबर तरीन इदारा है। साल 2019 के लिए डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड के लिए फाइनल किए गए 6 नामों में एक पाकिस्तानी टीचर, और जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया उनका नाम है अहमद साया, उनको भी शामिल किया गया है। कराची के एक स्कूल में पढ़ाने वाले इस उस्ताद के लिए भी ये यकीनन बड़ा एजाज़ है, और पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल, ये अवार्ड इन असातिज़ा के लिए जो है जो अपनी पेशा वाराना लगन से तालीम से मोहब्बत के बायस अपने तलबा के लिए रोशन मिसाल बने। अहमद साया को नामजद भी उनके तलबा ने ही किया था, और इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो दीगर असातिज़ा को अपनानी चाहिए, ये हम अहमद साया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि भाई एक्चुअली क्या हुआ। हमारे भी टीचर्स फेवरेट रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या ऐसा गुर है कि ये यहाँ तक पहुँच गए। वेलकम टू द शो अहमद। थैंक यू अहमद। जल्दी से बताइएगा कि ये तो सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपके स्टूडेंट्स ने ही आपको नॉमिनेट भी किया। व्हाट सेट्स यू अपार्ट, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में टीचर्स तो सारे बहुत मेहनत करते हैं, बस आई थिंक मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। और अल्लाह ताला हैज़ बीन एक्सेप्शनली काइंड कि मैं इस तक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने तक पहुंच गया, एंड ऑब्वियसली इट्स एन अचीवमेंट कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड्स। खुशी हो रही है। व्हाई डज वन वांट टू बी अ टीचर? कोई उस्ताद क्यों बनना चाहेगा? देखें, टीचर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मुल्क का फ्यूचर हमारे सामने बैठा होता है, जिसको हम बेहतरी की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, आगे कैसे बढ़ना है। एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमारी जिम्मेदारी जो होती है ना,
वो सिर्फ कोर्स खत्म करवाना या ग्रेड दिलवाना नहीं होती। तालीम के साथ तरबियत देना, मॉरल एथिकल कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। अच्छा अहमद, बहुत कम हमने देखा है आजकल उन असातिज़ा को जो कि एक्चुअली जिन इक़्तिदार का आप तस्करा कर रहे हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग और तालीम के साथ तरबियत पर तवज्जो देना है। तो यहाँ मुझे क्लियर कीजिएगा कि आप किस एज से किस एज तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और दूसरा क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस वाले बच्चे हैं उनको तो टीचर्स बस इसी पीछे पड़े होते हैं, इसी दौड़ में होते हैं कि ग्रेड ले आओ, ग्रेड ले आओ, ग्रेड ले आओ, ग्रेड ले आओ, तो तरबियत तो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। मेरे ख्याल में तरबियत जो है ना वो आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है। कोर्स को ख़त्म करवाना, ग्रेड्स दिलवाना इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ट्रू। एज अ टीचर टेलिंग स्टूडेंट्स टू ब्रिंग ग्रेड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट। इसके बियॉन्ड ये है कि आप अपने एक्शन से उनको ये रिफ्लेक्ट करें कि ग्रेड्स लाना है, एथिकल मीन से लाना है, मेहनत करनी है और अपने ग्रेड्स को, अपनी तालीम को ऐसे आगे बढ़ाना है कि यू रिप्रेजेंट योर कंट्री एंड एट द सेम टाइम यू रिप्रेजेंट all the good values that have been instilled in you. That is so true. That is so true. और ख़ास तौर पे ये ज़रूर याद रखें कि यंग बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, they have impressionable minds. आप पढ़ा तो रहे हैं but they are seeing a lot more than what you are teaching them. तो naturally आपकी जिस तरह एज ग्रुप हमने पूछना है और सब्जेक्ट पूछते हैं, क्योंकि हमें याद है कि हमारे जो फेवरेट टीचर्स हुआ करते थे ना, वो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स के होते थे, सब्जेक्ट्स के हुआ करते थे। तो केमिस्ट्री के आई रियली लाइक्ड इट, इंग्लिश के, मैथ्स की टीचर से कभी मेरी कोई खास बनी नहीं, फिजिक्स भी खास तौर पे बताइएगा। मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो यूजुअली 16 to 18 बड़े ग्रुप में लाइक करते हैं। अच्छा, ये तो टीचर यंग मैन आई वुड से, ये तो बड़े वो एजेस हो जाती हैं जब उनको बताया जा रहा होता है कि यू आर लाइक, जी मेजॉरिटी ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एंड मैं पढ़ाता हूँ मैथ एंड अकाउंटिंग। अच्छा चलो जी, हम उधर मूव कर लेते हैं, या हमारा टेस्ट ना हो जाए। भाई ये मुश्किल चीज एक्सेप्शन होगी कि मैथ्स एंड अकाउंटिंग के टीचर फेवरेट टीचर हो जाए, फेवरेट बन रहे हैं। नो दैट इज अमेजिंग। तो आपके बच्चे जिनको जो जरा स्लो भी होते हैं, यू कैन ब्रिंग देम अप टू पार। कोशिश होती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक सक्सेस भी हो जाता है कि स्लो होता है तो वो इवेंचुअली दे कवर अप, दे ट्राई टू इम्प्रूव एंड वंस अगेन इट्स देयर हार्ड वर्क दैट आल्सो मैटर्स। सो वही उनको वैल्यूज यही इंस्टिल करी जाती है उनके अंदर कि आपने हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है एंड यू डू नॉट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। यू गिव योर बेस्ट एंड the result will automatically come. any field that you are in, anything that you are doing. अहमद ये बताइएगा कि आपके अपने टीचर्स भी आप जैसे थे? देखिए मेरे टीचर्स ही मेरे रोल मॉडल्स हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे ख्याल में उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है। ऑब्वियसली वालिदैन की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, बट मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर मुझे मोस्ट डेडिकेटेड टीचर के लिए नामजद किया गया है तो आई थिंक मेरे टीचर्स ही मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी डेडिकेशन देख के मैं डेडिकेटेड हुआ हूँ। मैं उनके जैसा बनने की कोशिश सिर्फ कर सकता हूँ, जैसा बन भी नहीं सकता। एज द सेइंग गोज, यू कैन बी एज गुड एज योर टीचर बट नेवर बेटर। I totally agree with that. अच्छा, जबरदस्त। अहमद, एक तो इस अवार्ड के बारे में भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि कब होगा, कैसे पता लगेगा, इसमें कोई वोट्स हैं या क्या है। दूसरा ये कि बच्चे बच्चियों दोनों को पढ़ाते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो होती है ना, बड़ी फ्रेजाइल होती है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, उनके वाइल्ड होने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं, चांसेस होते हैं और हो भी जाते हैं, हमने देखा है। उसको कैसे मद्देनजर रखते हुए आप उनकी तरबियत या उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे कैसे तवज्जो देते हैं? देखिए कोशिश ये होती है कि उनको हर अपने एक्शन से सिखाया जाए कि कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को ये गाइड किया जाए कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट करेगी और क्या चीज़ उनको डीमोटिवेट करेगी, क्या चीज़ चीटिंग है, क्या चीज़ चीटिंग नहीं है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। एब्सोल्युटली। तो उनको वो सारी चीज़ें जो है ना वो पार्ट एंड पार्सल अलॉन्ग विद द कोर्स कवरेज ये उनको सिखा दी जाती हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस बात को सीखने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो ये एज अ टीचर मोटिवेशन होती है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सीखना, वो आपको एज रोल मॉडल आइडियलाइज करते हैं। You see the effort they are putting in. जी डेफिनेटली, एंड it's motivating for a teacher when their students are responsive. Right. And I think that counts. That's more important. जबरदस्त। आपके लिए भी you are doing your dream job जो आप करना चाहते थे, और स्टूडेंट जिनको ऐसे उस्ताद मिल गए। हमारा ऑलमोस्ट दिल चाह रहा है मैथ के लिए तो वापस मेरा ख्याल है कि अहमद साया साहब के पास हमें चला जाना चाहिए, तो हमें बताइए, तो शायद हम सीख ही लें इस उम्र में आके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू यू, और होपफुली आपको इतना मोहब्बत करते हैं आपके स्टूडेंट आपसे, तो आप लेके आएंगे ये अवार्ड वापस।
ओके जी, देयर सम इंस्पिरेशन जो हम आपके लिए सुबह सुबह लाना चाहते थे। मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है, बहुत पूरे मुल्क ने ऑलमोस्ट दुआएं की। आपको पता है कि पिछले हफ्ते से ही अब्दुल्ला का वॉलेट जो था वो गुमा हुआ था, पता नहीं चोरी हो गया था, कॉलें कर रहे हैं, जिस टैक्सी में रह गया हो, इधर उधर हो गया हो, तो आपकी दुआएं रंग ला गई और इनका वॉलेट मिल गया। yes. और वो मिला कैसे? वो इनके दराज में पड़ा हुआ था, टाइयों के बीच में। मतलब इतना वावेला मचाया है आपने, पूरा मुल्क। मेरे घर इलेक्ट्रिशियन ने आके पूछा है, उनका वॉलेट मिल गया। पता है कि मैं और वो मिलके 3 दफा अलमारी ठीक कर चुके थे, लेकिन नहीं नजर आ रहा था। She doesn't know even yet. तो she knows now. चुपके से सिर्फ अम्मी को बता के निकला हूँ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि अब तक मैं सारे कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करा चुका हूँ वो नए बनने के प्रोसेस में, लेकिन थैंक गॉड बहुत सी चीज़ें अभी भी बच गई हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज हु वर कंसर्न्ड। और मुझे कोई 150 तो मैसेज आए थे, वॉलेट मिला नहीं मिला तो मिल गया। ये शेर आया सिचुएशन नहीं हो सकती। आइंदा आपकी कोई चीज़ गुमी, हम नहीं दुआ मांग रहे, सॉरी, टाइम नहीं है हमारे पास, चीजें संभाल के रखा करें। इसीलिए तो मिला है हुमा, अदरवाइज पता नहीं 1 साल बाद शायद नजर आता। अच्छा जी, आपको बताएं कि नईमुल हक हो या शेख रशीद, वजीर आजम के करीबी साथी शहबाज शरीफ से मुतालिक सख्त बयान दे रहे हैं और ये वजीर आजम की ही तर्जुमानी है। 24 जनवरी को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली में खिताब किया। वजीर आजम के मावन खुसूसी नईमुल हक भड़क उठे, बोले शहबाज शरीफ और उनके हवारियों को इमरान खान पर जाती हमलों की जुर्रत कैसे हुई, ये उन्होंने सवाल किया। क्या शहबाज शरीफ चाहते हैं वो जेल में मजीद वक्त गुजारें और क्या वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख कर दिया जाए? हुकूमती इत्तेहादी शेख रशीद अहमद भी अपोजिशन लीडर पर तीर बरसाने में पीछे नहीं रहे। जरा सुनने उन्होंने क्या कहा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को, ब्लंडर है ये। और वो आने बहाने से इसी तरह मेड इन स्पीच सारा कौमी असम्बली उठा के देखें, चोर की सबसे पहली तकरीर है, डाकू पहले कौन से मुखातिब हैं, जो मदर ऑफ द क्रिमिनल क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, वो लोगों का एहतसाब करेंगे जी। इस तरह के बयानात को अपोजिशन खुद वजीर आजम इमरान खान के अल्फाज करार दे रही है। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये खैरात नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते थे और नईमुल हक की ट्रीट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है। और आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के नमल यूनिवर्सिटी में खिताब ने भी यही जाहिर किया कि दरअसल इमरान खान ही शहबाज शरीफ पर बरहम है। इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम सबसे पहले बिलावल भुट्टो सरदारी ने असेंबली में अपनी पहली तकरीर के दौरान कहा था, और इसके कई महीनों बाद शहबाज शरीफ के इन अल्फाज पर इतना गुस्सा क्यों आया और जहां तक उस्मान बुज़दार के खिलाफ घटिया ज़बान का इल्ज़ाम है, इस पर तो ना स्पीकर कौमी असम्बली ने लिया और ना ही कोई अल्फाज हज़फ कराए गए। PTI का यूं बिफर जाना समझ से बालातर है। इसी पे बात करते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, शुक्रिया आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, नईमुल हक साहब हों, शेख रशीद हों, इनको शहबाज शरीफ के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म वाली बात ना अपेरेंटली लग रहा है कि बहुत बुरी लगी है, लेकिन ये बात आपको याद होगा कि बिलावल भी कहते रहे, इनफैक्ट उन्होंने अपनी पहली तकरीर जो असेंबली में की थी उसमें ये टर्म इस्तेमाल की थी। तो क्या समझते हैं आप, वज़ीर आज़म साहब को शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती कोई पर्सनल मसला है? देखिए, ज़ाती मसला तो शहबाज शरीफ से या नवाज शरीफ से या आसिफ ज़रदारी से इमरान खान साहब बताते हैं कि करप्शन की वजह से ये, और कोई वजह नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो तो कई मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का। इनफैक्ट मुझे याद है पहली मरतबा ये बिलावल भुट्टो साहब ने ही कहा था सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बात शायद ज़्यादा बुरी इसलिए लगी क्योंकि एक अरसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, बजट की तकरीर होनी थी, और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ साहब ने जब ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा तो उनकी पार्टी को बड़ा बुरा लगा, और आई एम श्योर इमरान खान साहब को भी बड़ा बुरा लगा होगा। और इस वक्त पार्टी ये भी सोच रही है कि हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है शहबाज शरीफ साहब को जाके। पार्टी के हॉक्स इस बात के खिलाफ थे कि उनको चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुरानी पॉलिसी पर यू टर्न लेते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया शहबाज शरीफ साहब को, और फिर उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो भी स्पीकर ने जारी किए। लेकिन जाहिर सी बात है स्पीकर तहरीक इंसाफ से हैं और तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत
में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कन्विंस किया कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होने चाहिए, इसीलिए स्पीकर साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। तो एक तरीके से तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने चेयरमैन भी बना दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया, उसके बाद भी वो ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात जो है ज्यादा गुस्से में लेके आ गई इमरान खान साहब और उनकी जमात को। चलिए, ये सब कुछ तो आपने बता दिया। ये भी बताइएगा शहजाद कि वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा कि वज़ीर आला बुज़दार के मामले में शहबाज शरीफ ने घटिया ज़बान इस्तेमाल की। शहबाज शरीफ बहरहाल अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तो मामला को ज़्यादा ख़राब नहीं कर देगा? देखें, अब इस किस्म के अल्फाजात, घटिया, फलाना, ये अल्फाज तो मुझे लगता है कि अब नॉर्मल हो गए, रूटीन का हिस्सा बन गए हमारी सियासत में, और कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है। तमाम पार्टीज जब भी मौका मिलता है गलत ज़बान इस्तेमाल करती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर क्रेडिट दें कि वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करें, और उनका जो लहजा है वो ज़्यादातर, मैं ये कहूँगा, निस्बतन बेहतर होता है दूसरी जमातों से। लेकिन यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म का एहतराम हो, लेकिन जब माजी में हम देखते हैं कि किस किस्म की ज़बान इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहे नवाज शरीफ के हवाले से या किसी और वज़ीर आज़म के हवाले से, वो भी हमारे सामने है। अब जो है अपोजिशन में PMLN है, वो शायद बहुत जल्दी भूल गए हैं कि जिस टोन और जिस लहजे को वो तनकीद का निशाना बनाते थे, अब उस किस्म की बातें उनके अपने लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ा गैर ज़रूरी था उस दिन, अगर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि वॉशरूम भी इमरान खान से पूछ के जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो खुद भी बड़े ओहदे पे रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, एहतराम करना चाहिए दूसरों का भी जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं। और इसी तरीके से इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म का एहतराम हो, काम करना सीखना पड़ेगा। राइट शहजाद, की रिवायत तो अब चल निकली है और हर कोई इसी डगर पर अब नज़र आता है, लेकिन यही पार्लियामेंट है, यही मेंबरान है, हुकूमत ने चलना है, और हुकूमत ने चलना भी ज़ाहिर है अपोजिशन को बिल्कुल अलग थलग करके तो नहीं चला जा सकता, साथ तो रखना पड़ेगा। आपको लगता है ये माहौल ठीक कर सकता है कोई, या ये माहौल ठीक होगा? देखिए, दोनों की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को तो याद होना चाहिए कि कितनी सख्त किस्म की ऑपोजिशन उन्होंने की है, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाइकआउट करके भी, और कंटेनर पर भी। तो अब जिस किस्म की ऑपोजिशन उन्होंने की है, थोड़ा सा बर्दाश्त उनको भी करना पड़ेगा। कहीं टिट फॉर टैट और पॉइंट स्कोरिंग अब नून लीग भी करेगी, और इसके लिए दिल खुले रखने होंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इस वक्त ऑपोजिशन का एक रवैया है जो कि सिस्टमैटिक लगता है कि मंसूबे के तहत किया जा रहा है, वो ये है कि बात पे आप सेशन का वॉकआउट कर दें। तकरीबन 50% सेनेट के ऐसे सेशन है जिससे ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है, और तकरीबन 24 से 25% ऐसे नेशनल असेंबली के सेशंस हैं जिससे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया है। तो लगता है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कोई भी छोटी सी बात होती है या बड़ी बात हो जाए, ऑपोजिशन फौरी तौर पर वॉकआउट कर जाती है। इस तरीके से पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकेगा, नुकसान होगा जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को। तो दोनों को, ऑपोजिशन और हुकूमत को, बैठ के सोचते के मामलात को आगे कैसे चलेंगे। आपको पता ना कि जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मार्टिन कॉबलर जो है वो, हाँ नहीं, वो ऑनररी पाकिस्तानी वैसे हो गए हैं वो, तो उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक अवामी फेस जो है वो तो बना लिया। वी ऑल नो हिम सो वेल, हम रिकग्नाइज कर सकते हैं उन्हें। कभी वो किसी ढाबे में चले जाते हैं, कभी साइकिल पर निकल पड़ते हैं जी खुद ही। और अब बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। बरतानवी हाई कमिश्नर का नाम है थॉमस ड्रू, और वो भी समाजी राब्ते बढ़ा रहे हैं। कर क्या रहे हैं जनाब? थॉमस ड्रू एक समाज से महरूम बच्चों के स्कूल गए, और वहाँ ना सिर्फ स्कूल, एक तो होता है ना यूजुअल विजिट, जहाँ स्कूल गए, मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई, बात की, आ गए, लेकिन वहाँ उन्होंने खाना पकाया उन बच्चों के लिए। यस, ही कुक्ड हिमसेल्फ। पकाया क्या वैसे? आई एम रियली इंटरेस्टेड। की पकाया है? ये वाला सवाल नहीं होता की पकाया है? हाँ, की पकाया वाला सवाल बहुत आम है। सो ये अभी हमें नहीं पता, जो ही हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या पकाया और बच्चों ने क्या खाया, ये हम आपको जरूर बताएंगे। सामिया हमें लिखती हैं और ट्विटर पे, और हमें लिख रही हैं कि भाई शेख साहब से कहें कि सारे रेलवे के एम्प्लॉयज जो है वो मिसाइल बनाने में मसरूफ हैं, इसलिए तो ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेन कौन चलाएगा? हम भी कुछ यही सोच रहे थे सामिया, यू आर विद अस देयर, हम पूछ लेंगे जब हमारी उनसे बात होगी। वी विल आस्क हिम। थैंक यू फॉर ऑल द ट्वीट्स। लोग रूही बाना
साहिबा को याद कर रहे हैं, अपनी यादें जो ड्रामे उन्होंने देखे हुए हैं वो शेयर कर रहे हैं। सो यस, वी ऑल मिस हर एंड आल्सो शी हैड अ वेरी ट्रेजिक कपल ऑफ लास्ट ईयर्स जो उनके थे, अ डेकेड और सो आफ्टर हर सन वाज किल्ड। उसके बाद से बिल्कुल वो डाउनहिल, और उनके इंटरव्यू के हमने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे, दिल हिल जाता है वैसे उनकी। अच्छा जी, अभी जरा क्या सियासत में चल रहा है जल्दी से क्विकली आपको बताएंगे, उसके बाद एक बड़े स्पेशल गेस्ट है हमारे पास, आपसे मुलाकात कराएंगे। एमक्यूएम ने हुक्मरान इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ की बातों का ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया है। ये तो मैं भी कभी कभी स्टूडियो में फैसला करता हूं कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, लेकिन मुझसे वैसे ये बातें नहीं होती। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको बता दें कि दोनों जमातों में लफ्ज़ों की जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। और गुज़िश्ता रोज़ जब एमक्यूएम कराची में PS 94 की सीट जीतने पर खुशियां मना रही थी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एमक्यूएम को निशाने पर लिए हुए थे। और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और PTI कराची के सदर फिरदौस शमीम नकवी ने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम जो हैं वो मसाइल के तमाम बिगाड़ का जिम्मेदार करार दिया। खास तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारतें गिराने से मुताल्लिक फैसले पर सियासत की जा रही है। क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए क्विकली। अरे वसीम अख्तर साहब, अरे मेरे वजीर बल्दियात, हीरो तो बन रहे हो, इस्तीफा देने की तो बात करते हो, अपने इन 2 हज़ारों को रोका क्यों नहीं? किस बुनियाद पे उन्हीं ने शहर में बदअमनी पैदा की? किस बुनियाद के ऊपर? अपनी चोरियों को छुपाने के लिए कि उन्हें कहा इतना वावेला मचवा दो, इतना वावेला इस शहर में मचवा दो कि उनके काले करतूत छुप जाए। और ये तो आपने सुन ही लिया, एमक्यूएम कहाँ चुप रहने वाली थी। फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ख्वाजा सुहेल मंसूर ने दिया। बोले उनका वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है और वो भी हमारे वोटों पर बैठा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि वो पार्टी को राज़ी कर लेंगे कि बहुत हो गया, PTI को आज के बाद ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। शमीम साहब को जो MPA PTI के कराची से इलेक्ट हुए हैं और खुर्रम शेर जमान साहब जो MPA कराची से इलेक्ट हुए हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो कराची के मैंडेट पे नहीं आए बल्कि वो सिलेक्टेड हैं और उनके PM भी सिलेक्टेड हैं। कराची के मैंडेट के ऊपर बात करने वाले जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वसीम अख्तर भाई जो हैं मेयर कराची, वो इलेक्टेड वोट से आए हैं, उनको कौम ने वोट डाल के सेलेक्ट किया है। उनके ऊपर इस किस्म की बातें उठाना और इस किस्म की चीज़ें करना, तो ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हमारे वोटों पे बैठे हुए हैं। 7 वोटों के ऊपर वो इलेक्शन जीत के अगर फेडरल पे बैठ गए तो वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि जो वसीम अख्तर भाई ने कराची में काम किए, कराची के मैंडेट को उन्होंने ओबे किया और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मुताबिक उन्होंने अपनी कार्रवाई की। आज सिंध गवर्नमेंट हो या PTI हो, जो कि कराची का मैंडेट छीनना चाहती है, और इन पैराशूटर्स को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वसीम अख्तर भाई जो हैं अपने वोट से आए हैं, अपने वोट से, अवाम के वोट से और महाजिर के वोट से आए हैं। अगर उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं तो ये जाके पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को समझाएं कि वो इस पोजीशन में नहीं है। जो लफ्ज़ों की जंग है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, टेलीफोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू मज़हर साहब। ये जो PTI और तहरीक इंसाफ में ज़रा छेड़खानी चल रही है, लफ्ज़ों की जंग कह लें, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है उरूज पर है, लेकिन आपको लगता है कि ये संजीदा रुख इख्तियार कर सकता है मामला, या रफा दफा हो जाएगा पहले की तरह? मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कोई बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी पिछले महीने ही वज़ीर आज़म से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई थी, जिसमें गवर्नर साहब भी मौजूद थे, और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत से मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई थी। देखिए, PTI और इस वक्त MQM के दरमियान जो भी जंग चल रही है या कशीदगी है, तो बीच में उनके लिए एक न्यूट्रल एम्पायर भी मौजूद हैं जो फर्रुख नसीम साहब हैं, और वो उनसे अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान ये ताल्लुकात चलते रहेंगे। ये ज़ाहिर है इख्तियारात के भी मसाइल हैं। MQM के साथ PTI ने एक तहरीरी मुआहदा किया हुआ है, और उन्होंने वज़ीर आज़म ने पिछली मरतबा जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई भी थी
दो चीज़ें बुनियादी तौर पे, एक तो ये कि MQM के जो दफातर हैं, जो MQM दावा करती है कि ये उनके अपने दफातर हैं, वो दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरे उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसी माह गालिबन जनवरी या फरवरी में वो आएंगे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। ये जो लफ्जी जंग चल रही है ये बुनियादी तौर पे सिंध PTI और MQM के दरमियान है। मरकजी लेवल पे MQM और PTI के दरमियान कशीदगी मौजूद नहीं है, और ये माजी में भी हुआ है कि मरकज में और MQM के दरमियान हमेशा ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के साथ भी थे तो पीपल्स पार्टी सिंध और MQM के दरमियान हमेशा कशीदगी रहती थी। अच्छा मजहर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि हुकूमती जमात हमेशा अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर चलती है। वी हैव सीन इट इन द पास्ट एज वेल। उनके खिलाफ बात करके अपने लिए मसाइल पैदा नहीं करती, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को इसकी क्यों परवाह नहीं है? क्या उन्हें यकीन है कि उन्हें कोई नहीं हिला सकता? वो इतने कॉन्फिडेंट किस वजह से हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सिंध में खासतौर पे एक फ्रस्ट्रेशन है। अगर कल आप सोहेल वड़ाई साहब एक दिन जियो के साथ गवर्नर इमरान इस्माइल की वो सुने तो वो भी ये फील करते हैं कि जी उनके पास इख्तियारात नहीं है और इख्तियारात की कमी महसूस होती है। अब PTI ने कराची से 2018 में 14 नशिस्तें जीती, लेकिन उनके MNAs ये फील करते हैं कि उनके पास वो क्या करें, कराची में क्या काम करें। तंजीमी तौर पे PTI में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको इमरान खान निजी महफिलों में ये जिक्र भी करते रहते हैं, और खुद PTI के रहनुमा भी कहते हैं कि सिंध में जितनी PTI है उतने ही ग्रुप्स हैं PTI के। इसी वजह से अंदरूनी सिंध PTI ग्रो नहीं कर पा रही, और कल PS 94 में भी उनको जो है वो शिकस्त हुई। हालांकि कुछ नशिस्तें कौमी असम्बली के जो बाई इलेक्शन हुए थे वो PTI ने जीती भी थी, लेकिन तंजीमी तौर पे PTI में बहुत कमी है। दूसरे फिरदौस शमीम नकवी साहब की एक मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो वो ये कहते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए वो उन्हें न होना चाहिए बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। और मुराद अली शाह साहब का ये कमज़ोर आर्गूमेंट है कि जी हम किसी कुछ वजूहात की बिना पे नहीं ये करने चाह रहे, क्योंकि एक एग्रीमेंट नहीं आना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा है कि सूबाई असेंबलियों में भी, सूबाई हुकूमतों में भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। तो अगर मरकज में हो सकता है तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता? और अगर बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, आपने हमें वक्त दिया सुबह सुबह। थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ बताना चाहते हैं। पाक बहरिया की गहरे पानियों में बैनुल-अक़वामी जंगी मश्क अमन 19 फरवरी में शुरू हो रही है। 2007 में पहली बार अमन मश्कों का आगाज़ हो रहा है, और उस वक्त आपको बताएं कि ये शुरू 2007 में हुआ था, और उस वक्त 28 मुल्कों ने इसमें शिरकत की थी। और इस साल तवक्को की जा रही है कि द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड और 44 ममालिक की बहरी अफवाज इन मश्कों में शरीक होंगी। मश्कों का मकसद पेशा वाराना महारत में इजाफा और दूसरे ममालिक की बहरी अफवाज के तजर्बों से फ़ायदा उठाना है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं कैप्टन शर्जील इफ्तिखार। कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और इस मश्क के बारे में भी आपसे पूछेंगे, लेकिन आप पायलट हैं। बहुत से लोग समझते ये हैं कि पायलट्स विद एयरफोर्स और फिर इस तरह डिवीजन हुई हुई, बट यू आर इन द नेवी, तो ये पायलट्स का नेवी से क्या होता है कनेक्शन, क्या करते हैं? पाकिस्तान नेवी एक 4 डायमेंशनल फोर्स है, और पाकिस्तान नेवी में सरफेस, सब सरफेस, एविएशन या जिसे आप पायलट कह रही हैं, और स्पेशल फोर्सेस जो कि लैंड फोर्सेस हैं। तो पाकिस्तान नेवी को इन चारों जहतों पर अबूर हासिल है। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान नेवी का जो किरदार है या जो रोल है वो समंदर गहरे पानियों में भी है, हवा में भी है, और कुछ जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे क्रीक एरियाज़ हैं उनके लिए हमारी स्पेशल फोर्सेस और पाक मरीन्स को डिप्लॉय किया जाता है। इसी तरह हमारी एक साहली पट्टी तकरीबन क्रीक एरिया से लेकर गवादर तक फैली हुई है, और हमारे पास तकरीबन 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो उसके डिफेंस के लिए हमारे पास पाक मरीन्स मौजूद है। ब्रिलियंट। आप भी बता दीजिएगा कैप्टन साहब के ये जो अमन 19 मशकें हो रही हैं 2007 से अब 2019 की मशकें, क्या इसमें फ़र्क है, और कौन कौन बाय द वे इसमें शामिल हो रहा है, और व्हाट्स द यूजुअल प्रैक्टिस, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं जो की जाती हैं इनमें? इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, सिर्फ हमें ये देखना है कि अमन एक्सरसाइजेज और मशकों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी।
हम जानते हैं कि आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का किरदार और अज़्म हमेशा से गैर मुतज़लज़ल है। True. और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इंतहाई अहम जोग्राफियाई हैसियत से नवाजा है, बेशक, और जिसमें एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, पर्शियन गल्फ़ है, तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन रीजन और बहरा हिंद। ये रास्ते पूरी दुनिया में और दुनिया भर के लिए गैस और तेल की तरसील का ज़रिया है, और हज़ारों बहरी जहाज़ रोज़ाना इस रास्ते से गुजरते हैं। और जैसा कि पूरी दुनिया में टेररिज्म का एक मेनस इस वक्त हमें सामना है, इसी तरह समंदर भी इससे पाक नहीं है, और समंदर में भी हमें मैरीटाइम टेररिज्म और पायरेसी के ख़तरात मौजूद हैं। पाकिस्तान बहरे हिंद और जनूब एशिया का इंतहाई अहम मुल्क है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान बहरे हिंद में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखे और इसकी अहमियत को उजागर करे। इसी सिलसिले की काविशों के सिलसिले में 2007 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अमन मशकों का इनेकाद किया। ये हर 2 साल बाद ये मशक़ें मुनक़िद की जाती हैं, और इंशाअल्लाह फरवरी 2019 में भी इन मशकों का इनेकाद किया जाएगा। इन मशकों का बुनियादी मकसद बाहमी इश्तराक और एक दूसरे की तजर्बात से फ़ायदा उठाना है। तो बेसिकली एक दूसरे को सिखाते भी हैं, दे लर्न फ्रॉम वन अनदर, जी, शेयर करते हैं। जी, इसके 2 फेजेस होते हैं, एक हार्बर फेज़ है और एक सी फेज़ है। हार्बर फेज़ में हमारी टेबल टॉप डिस्कशन होते हैं, दुनिया भर से बहरी अमूर के एक्सपर्ट्स आते हैं और वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, और फिर जो हम हार्बर फेज़ में एक दूसरे से सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन और मैनिफेस्टेशन हम समंदर में जाके सी फेज़ में करते हैं। राइट। अच्छा कैप्टन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हर 2 साल बाद हम ये मशक़ें होस्ट करते हैं, और जाहिर है कि दुनिया के दीगर ममालिक जो मशक़ें कराते हैं उस पर हम पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं। तो जो होस्ट कंट्री होता है उसको क्या एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं? सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को इसका ये फ़ायदा है कि सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क की हैसियत से दुनिया में इसका जो इमेज है वो बेहतर होता है। दूसरी अगर हम दूसरी बात करें तो पाकिस्तान और जो एक रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल नेवीज़ हैं, इसके दरमियान ये मशक़ें एक पुल का किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं, और फिर ये समुद्री दहशत गर्दों के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि समुद्री दहशत गर्दी के अगेंस्ट तमाम ममालिक, ख्वाह वो रीजनल हो या एक्स्ट्रा रीजनल हो, यकजा हैं और उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। अच्छा कैप्टन साहब, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 44 मुल्क, 44 और कितना इंक्रीज़ किया है, पहले स्टार्ट हम 20s में हुए थे, अब 44 मुल्क हैं, तो सारे मुल्क एक दूसरे से तो गेट अलॉन्ग वैसे नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो इख्तलाफात होते ही हैं, लेकिन जब वो एक्सरसाइजेस के लिए आते हैं तो एवरीबडी इज़ इन अ गुड स्पिरिट टू वर्क टुगेदर। जी बिल्कुल, क्योंकि इन मशकों का मोटो भी है टुगेदर फॉर पीस, यानी अमन के लिए मुत्तहद। तो ये इतना नोबल कॉज है कि जब भी हम बेशक उन ममालिक के आपस में कई इश्यूज़ पर इख्तलाफात भी होंगे, बट जब हम एक कॉमन कॉज के लिए बैठकर बात करते हैं और हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो उस वक्त सिर्फ हम अमन की बात करते हैं और हमारा अमन ही है। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन शर्जील इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर दिस अमन 19, और जो गैर मुल्की मेहमान आए उन्हें कराची भी घुमाए फिराएं, बिरयानी जरूर खिलाइए। बिल्कुल, कुछ हमारा मुल्क भी देख के जाएं, कुछ लोग भी हमारे देख के आए, और यहाँ के खाने तो खैर सारों को पता ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का ऐलान किया जाता है। इंटरेस्टिंग हुमा, हम व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट लाइक पाकिस्तानी ऑफ द ईयर, मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अच्छा, फिर आगे इससे एक दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। जिस दिन किया जाता है उससे एक दिन पहले ही एक अखबार ने कर दिया, और ये कोई और नहीं, एक
रेस का घोड़ा था जिसका नाम अब आप कह रही हैं, शुक्र ही कर रही हैं कि यहाँ हाँ एग्जैक्टली मैंने जल्दी से ना अपनी सारी इल्तिजा जो थी वो वापस ले ली है। खैर इस घोड़े का नाम विंग्स है, हम घोड़ा दिखा भी रहे हैं। आप लोग भी पहले स्क्रीन पे देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कौन सा ऑस्ट्रेलियन दिखा रहे हैं। तो जैसे इस वक्त आपको बता दें, दुनिया का बेहतरीन रेस का घोड़ा विंग्स को माना जाता है। 2015 से अब तक 22 रेसेस में शरीक होने वाले विंग्स ने तमाम की तमाम रेसें जो है वो जीत ली हैं। कमाल नहीं हो गया? ऑब्वियसली इसी ने बनना है ना, और किसने बनना है अब्दुल्ला? हमें से एक तो लूज कर ही जाता है, लेकिन अगर कुछ तमाम ही रेसें जीते मतलब 22 आउट ऑफ 22 रेसेस विंग्स ने जीत ली हैं। मैं तो कहती हूँ विंग्स का जो ओनर है ना उसको ऑस्ट्रेलिया दे दो पूरा। I mean, मतलब कि ये एजाज दे दो। It did not make sense, I'm telling you. Abdullah, nothing makes sense to you. The people who are watching me, it makes sense to them. उनको अब समझ आ गया कि मैं क्या कह रही होती हूँ और मेरे कहने का मकसद क्या होता है। हाँ। It can be quite opposite to one another by the way. इस मामले में यही था। अभी आगे बढ़ जाएं, आबदी साहब वेट कर रहे हैं हमारा। आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आबदी साहब, आज जो सवाल आया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये सवाल पूछा गया जी, बल्कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आइल्स लिसनिंग टेस्ट जो होता है उसकी तैयारी कैसे की जाए, बिकॉज हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ आम तौर पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? ये जो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग 4 एरियाज़ में होता है। और इसका जो, अगर आप सिर्फ लिसनिंग की तरफ देखना चाहते हैं और लिसनिंग को ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अब बड़े इनोवेटेड दौर में हम और डिजिटलाइज दौर में रह रहे हैं। हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं और हम उसके अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करा सकते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स या सेमिनार्स या रिकॉर्डिंग्स को सुन के उसे लिख भी सकते हैं और उसे बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिसनिंग के एतबार से मैं कहूँगा कि आपको एक तो आप इसकी जो है वो ट्यूशन भी ले सकते हैं और आप इसमें घर की प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं और रिकॉर्ड करके उसे लिसन कर सकते हैं। और लिसनिंग के बाद आपको अपनी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा और कोई डिफिशेंसीज़ हैं, मॉक एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आप वो मॉक एग्ज़ाम ले सकते हैं। बहुत कुछ है, आइल्स वगैरह आप दे सकते हैं। इसकी तैयारी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं और ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल मौजूद है। हाँ, एंड इट्स ऑल्सो इफ यू लिसन टू, अगर आप कोई मूवीज वॉच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वॉच कर रहे हैं, तो आपको वो सुनने की और पिक करने की वर्ड्स और वो एक्सेंट्स, वो काफ़ी उसकी भी आपको तैयारी हो जाएगी। ओके, लेट अस मूव ऑन। और आपको जल्दी से बताएं कि अमेरिका इसी साल अफगानिस्तान से निकल जाएगा और ये तय हो गया है। अमेरिका के जाने के बाद खित्ते की क्या सूरत हाल बनेगी? पाकिस्तान को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान 17 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे का मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के जो एग्ज़िट है उस पर इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर हमारा काम फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाना और मुज़ाकरात कराना था और पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म का विजन बताते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हमने पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और अब कतर में अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात कराए। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को वसीतर फ़वाइद हासिल होंगे। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब ये होगा कि तमाम जो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है चाइना का, अफगानिस्तान का और इंडिया का जो बनना है, एक ट्राइका बनना है आगे, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ, वो फिर पाकिस्तान के जरिए बनेगा। हालिया पेशरफ सफारती महाज पर बिलाशुबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। अब इस कामयाबी का तसलसल बरकरार रखने और इसके फ़वाइद हासिल करने की कोशिशें जारी रखना होंगी। इसी पे हमें बात है जी बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं। सीनियर तजियाकार रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का रहीमुल्लाह साहब। तालिबान और अमरीकी हुकाम की बातचीत के बाद खित्ते में अमन की बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है। आप समझते हैं कि इसके असरात जो है वो फौरी नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे?
मेरे ख्याल में फौरी तौर पर तो असरात शायद नज़र ना आए, क्योंकि जो लोग इन अमन मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, चाहे वो तंजीमें हैं, चाहे कोई मुल्क हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि ये अमन मुआहदा हो जाए, या तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के सियासी निज़ाम बन जाएं, या पाकिस्तान की तारीफ़ हो कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवा दिए, तो वो शायद चाहेंगे कि इसकी मुखालफत की जाए, इसको नाकाम बनाया जाए। तो ये भी मुमकिन है कि फौरी तौर पर मज़ीद कोई दहशत गर्दी के हमले हों। ये भी मुमकिन है कि बाद में जाकर प्लानिंग करके मंसूबा बनाकर हमले किए जाए। मेरे ख़्याल में इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ एक जो उम्मीद पैदा हुई है, पहली बार इतनी संजीदा कोशिश हुई है और इतना एक मरबूत किस्म का डायलॉग शुरू हुआ है, और इसमें इत्तेफाक राय ये हुआ है कि इस मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। सारे बड़े बड़े मुल्क, इलाकाई मुल्क, स्टेक होल्डर्स हैं, तालिबान भी ये मानते हैं कि इसका एक सियासी हल निकालना चाहिए और वो बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। रहीमुल्लाह साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा है कि हम अफ़गान, तालिबान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। इसकी दरख्वास्त बराह रास्त अमरीकी सदर ने ही की थी। पाकिस्तान को इस काम का कितना फ़ायदा होगा? व्हाट्स योर असेसमेंट? खत्ते में असर व रसूख पर तो एक मोहर लगेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फ़वाइद है जो हम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए और इसके कई दौर हुए, इसमें रुकावटें पैदा हुई, पाकिस्तान ने उनको दूर करने की कोशिश की है। अब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते थे अमेरिका की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से, कि पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान की पनाहगाहें हैं, हक़ानी नेटवर्क के लोग हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इसको मुस्तरद किया, लेकिन पाकिस्तान के जो राब्ते हैं तालिबान के साथ, देखें उसका पाकिस्तान ने सही इस्तेमाल किया है। राब्तों की वजह से पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूर किया और उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। पाकिस्तान का जो ये कहना था शुरू से कि इस मसले का फ़ौजी हल नहीं है, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, तो वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान को ज़ाहिर है ये उम्मीद होगी कि इसके इस किरदार को सराहा जाएगा और इसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, आज से कुछ 30 साल पहले रूस भी इस तरह अफ़गानिस्तान से निकल गया था, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे उसमें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ था, वो तो सारे जानते हैं। तो इस बार वैसी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान को क्या करना होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका को चाहिए कि ये जो मुआहदा ये करवाने जा रहे हैं, और अमेरिका और तालिबान का तो मुआहदा तकरीबन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल काम ये होगा कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत का कोई मुआहदा हो जाए, तो वो ऐसा मुआहदा हो जिसके ऊपर सारे अफ़गानिस्तान के धड़े, कौमियतें, ग्रुप मुत्तफ़िक हो जाएं और ज़मानत दी जाए, और मुख्तलिफ़ मुल्क भी ज़मानत कार का रोल अदा करें कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होगा, इसका टाइम लाइन होगा, कितने अरसे में क्या काम करना है, और उसको इंश्योर करना होगा कि अमल दरामद इसके ऊपर होता है, वरना फिर खराब भी हो सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप बता दें ज़रा। So we got a message. Thank you so much. By the way, किसने की है जी? शकील अहमद बुखारी साहब, thank you very much. उन्होंने कहा अब्दुल्ला is wrong, whereas Huma is correct. As whenever South Africa played cricket in pink kit, they have always won, except the last one. मुझे ये बता दें कि इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ इनका मैच हुआ था, which was another pink match, भाई कल तो सारे लोग ही डिस्कशन करते रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक फैक्ट है भाई, it is stated. तो एवी आप अपनी तरफ से क्यों मार रहे हैं? अच्छा, इस पे हमें मजीद South Africa in pink, मैंने गूगल करके भी आपको हमें मजीद तहकीक की जरूरत है। मैं अपना काम यहाँ जारी रखूंगा, और इन्होंने कहा है कि आप आते ही अपनी गलती तस्लीम करेंगे, तो मैं यहाँ बरमला अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। यू स्टैंड करेक्टेड और मुबश्शिर हाशमी, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मुझे कल ये सारी वैसे कल मैच के दौरान भी बार बार ये दोहरा रहे थे ये बात, बट थैंक यू 100%। एनीवे, वी विल सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़।